हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। और हम लोगों ने क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का पहला पार्ट अच्छे से समझ लिया था, पहले चैप्टर का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट के तीन अलग अलग नेचर है। अब हम देखेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर किससे मैच खाता है। मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। मैं थोड़ा सा आपको अगर इन शॉर्ट बताऊं तो साइंस के अंदर क्या होता है, यूज ऑफ लॉजिक्स, ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि सबके लिए वही होगा। तुमने जो लॉ पढ़ा था, ठीक है, वही लॉ मैंने भी पढ़ा है, न्यूटन का वही लॉ आगे की जनरेशन भी पढ़ेगी। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कोई भी साइंस के अंदर बात करता है किसी चीज का क्या कारण है और उसको लगाने का इफेक्ट क्या होगा, लॉ इसके, साइंस इसके बारे में बताता है। जो आर्ट है वो बात करता है थियोरेटिकल नॉलेज को पर्सनल वे में कैसे प्रेजेंट करें। आर्ट हमेशा प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है और पर्सनलाइज एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। एक ही टीचर, एक ही सब्जेक्ट को 10,000 टीचर पढ़ा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, लेकिन सबका समझाने का तरीका अलग है। सेम चीज को कैसे समझाया जाए, डॉक्टर इलाज वही करता है बट पेशेंट के साथ सबका ट्रीट करने का तरीका अलग है। दिस इज कॉल्ड पर्सनलाइज एप्लीकेशन, यानी कि आप किस तरीके से उस चीज को बेटर बनाते हो, आप किस तरीके से मैनेजमेंट करते हो। अगला है प्रोफेशन। साइंस प्रोफेशन जब भी बात करते हैं, प्रोफेशन का मतलब है यूज ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, स्पेशलाइज नॉलेज। बिना एग्जाम पास किए आप प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते। एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन, जब भी आप प्रोफेशन बनते हो ना, कोई भी प्रोफेशन, चाहे सीए का हो, डॉक्टर का हो, आप एक एसोसिएशन से जुड़कर, लॉयर का है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आप उस एसोसिएशन से, उस संस्था से जुड़ के काम करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब मैं एक एक करके मैनेजमेंट एज ए साइंस, एज एन आर्ट और एज एन प्रोफेशन पे जाऊंगा और एक एक करके इनके फीचर को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि मैनेजमेंट के फीचर इनसे मैच खाते हैं या नहीं खाते। सबसे पहला है मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। मेन फीचर ऑफ साइंस आर एज फॉलो। साइंस के जो मेन फीचर्स हैं वो क्या है, तो सबसे पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इन साइंस सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल। साइंस की पढ़ाई करने के लिए ना प्रॉपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, जिसको हम लोग पढ़ के साइंस की नॉलेज लेते हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट के अंदर भी प्रॉपर स्टडी मटेरियल होता है, जिससे पढ़कर मैनेजमेंट की नॉलेज ली जाती है। यानी कि साइंस का जो ये फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंस है। दूसरा, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल है ना, मल्टीपल टाइम उसके एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया जाता है। मैनेजमेंट में भी मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। आप जो सेकंड चैप्टर पढ़ोगे ना, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके अंदर एक वर्क स्टडी पढ़ोगे, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी। तो ये जितने भी स्टडीज है ना, उन स्टडीज में भी हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कई बार। तो साइंस के अंदर भी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट होता है और मैनेजमेंट के अंदर भी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट होता है। इसीलिए साइंस का जो ये वाला फीचर है वो मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो दो फीचर मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड है। नाउ कम टू थर्ड फीचर, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स है ना, उनकी लाइफ टाइम की वैलिडिटी है, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की लाइफ टाइम की वैलिडिटी नहीं है। सिचुएशन बदलेगी, लोग बदलेंगे तो उनको मैनेज करने का तरीका बदलेगा, लोगों का बिहेवियर चेंज होगा। प्रिंसिपल साइंस के चेंज नहीं होंगे बट मैनेजमेंट के चेंज होंगे। साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। It means once the principle is developed, it is applicable for forever. But the management principles are not universal. It depend upon the situation, type of people, etc. So the feature of science is not presence in management. तो ये जो साइंस के तीन फीचर है, उसमें से दो फीचर मैनेजमेंट के अंदर है, बट यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला फीचर जो है वो मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। हेंस मैनेजमेंट ऑफ साइंस में हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस है, बिल्कुल साइंस नहीं है, लेकिन हाँ साइंस के दो फीचर, मेजॉरिटी फीचर मैनेजमेंट के भी फीचर के अंदर वो इंक्लूड होता है। ठीक है, अगला जो है वो है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, आर्ट कैन बी, ध्यान समझना,
art can be defined as systematic body of knowledge which requires creativity and practice to get perfection. perfection बनने के लिए creativity और practice की जरूरत पड़ती है art में भी. तो main feature of art are as follow. art के जो main feature है वो क्या क्या है? तो सबसे पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. आर्ट के अंदर भी प्रॉपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है. राग धुन की किताबें होती है जिनको पढ़ा जाता है. देखो देखा होगा बार पियानो के आगे किताब रखी रहती है, उसको देखकर पियानो बजाने वाला पियानो बजाता है, धुन वगैरह. और सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बुक्स आर्ट्स के अंदर भी है और बुक्स मैनेजमेंट के अंदर भी है. पर्सनलाइज एप्लीकेशन इन आर्ट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ. आर्ट्स के अंदर थियोरेटिकल नॉलेज इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है. एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल्स and creativity to apply that knowledge in same manner. Management requires personalized application of management. Two dancers, two speaker, two actor, two writer will always differ in demonstrating their art. तो सेम गाने पे अलग अलग जो है तरीके से डांस करना, दो अलग अलग डांसर स्पीकर्स अलग अलग सेम चीज बोल रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से. दिस इज कॉल्ड पर्सनलाइज एप्लीकेशन. आप अपनी तरीके से कैसे उसको बोलते हो. जैसे टीचर है, अब सेम टीचर कई सेम सब्जेक्ट सेम चीजें सेम हेडिंग्स कई सारे टीचर समझा रहे होंगे, बट सबका समझाने का वे अलग है. उनका वो पर्सनलाइज एप्लीकेशन है जो मैनेजमेंट में भी है और साइंस में भी है. सर मैनेजमेंट में कैसे है? मैनेजमेंट में अलग अलग एम्प्लॉयज अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं. कि सबको एक तरीके से समझा दिया जाएगा? नहीं, हर एक एम्प्लॉय को अलग तरीके से समझाया जाएगा. इवन ऐसा भी कह सकते हो क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो टीचर एक कॉमन एग्जांपल लेता है, बट किसी कमजोर बच्चे के लिए टीचर दो चार अलग से एग्जांपल लेता है ताकि उसको उस वे में समझ आ जाए. बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. आर्ट को हमेशा प्रैक्टिस चाहिए. आर्ट परफेक्ट तभी होगा जब प्रैक्टिस चाहिए. सिमिलरली मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की बहुत जरूरत पड़ती है. मैनेजमेंट के जितने भी फीचर्स है ना क्लास, वो आर्ट के जितने भी फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट के अंदर पाए जाते हैं. इसीलिए इसको प्योर आर्ट कहा जाता है. इसीलिए अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो मैंने कहा था मैनेजमेंट प्योर आर्ट है. मतलब शुरू में ही कहा था मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स. दूसरों से काम कराने का तरीका मैनेजमेंट है, तो प्योर आर्ट है. ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है, क्योंकि आर्ट के तीनों फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं. अब बात करते हैं प्रोफेशन की. जब मैं प्रोफेशन की बात करूंगा तो सबसे पहले प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज ऑक्यूपेशन बैक बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज. माहिर, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है आपको उस फील्ड में, पर्टिकुलर ट्रेनिंग ले रखी है आपने उस फील्ड में, और एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड. हर कोई प्रोफेशन में एंट्री नहीं कर सकता, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा. आप चाहे कितने ही इलाज ना कर लो, कितना ही डॉक्टर इलाज कर लो पेशेंट्स के, डॉक्टर के साथ रहते रहते कंपाउंडर कितने लोगों का इलाज कर सकता है, लेकिन क्या आप उसे ऑपरेशन कराओगे? क्या उसे डॉक्टर की उपाधि दे दी जाएगी? नहीं. जब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सॉरी जो सीए कोर्स है उसका जो फाइनल एग्जाम है, जब तक आप वो पास नहीं करोगे आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते, आप ऑडिट नहीं कर सकते. आपको भले ही कितनी नॉलेज क्यों ना इस फील्ड के अंदर, लेकिन ऑडिट करने का अधिकार तभी मिलेगा जब आपके पास सीए की डिग्री होगी. यानी कि मेन फीचर्स ऑफ प्रोफेशन क्या क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. प्रोफेशन के अंदर प्रॉपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है जिससे क्लास नॉलेज मिलती है प्रोफेशन की, और मैनेजमेंट के अंदर भी सेम स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है. सेकंड इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. विदाउट अ प्रोफेशनल डिग्री नो वन कैन बी एंटर इनटू प्रोफेशन. बिना प्रोफेशनल डिग्री के कोई भी प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता. पर्सन कैन प्रैक्टिस सीए ओनली व्हेन ही इज हैविंग अ सीए क्वालिफाइड डिग्री, बट इन मैनेजमेंट एनीवन कैन एंटर. तो सेकंड फीचर जो प्रोफेशन का है वो मैनेजमेंट में नहीं है. मैनेजमेंट में एनीवन कैन एंटर, बट प्रोफेशन में एनीवन कांट एंटर. यू हैव टू क्लियर द रेलेवेंट एग्जाम, तभी आप प्रोफेशन के अंदर आ पाओगे. थर्ड इज सर्विस मोटिव. प्रोफेशन का सर्विस मोटिव होता है जबकि मैनेजमेंट का प्रॉफिट मोटिव होता है. ठीक है, तो ये फीचर भी मैनेजमेंट का इंक्लूड नहीं है, प्रोफेशन का मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं है. प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन. हर एक प्रोफेशनल को एक एसोसिएशन से जुड़ के रहना पड़ता है. एवरी प्रोफेशनल हैज टू गेट रजिस्टर्ड विद हिज एसोसिएशन बिफोर प्रैक्टिसिंग द प्रोफेशन. डॉक्टर्स को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और सीए को आईसीएआई. लेकिन ऐसा कोई फीचर मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं है. तो प्रोफेशन के कोई भी फीचर पहला छोड़ के किसी भी फीचर में मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है. इसीलिए प्रोफेशन को हम लोग बोलते मैनेजमेंट को बोलते हैं प्योर आर्ट, या बोथ आर्ट एंड साइंस कह सकते हैं, या इनएग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है. आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट साइंस बोथ है.
इनएग्जैक्ट साइंस है, प्योर आर्ट है, और बोथ आर्ट एंड साइंस है, लिख लो इसको। लेकिन मैनेजमेंट प्रोफेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन के जो फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट के अंदर पाए नहीं जाते। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा, राइट। नाउ मूविंग टू अनदर टॉपिक, हमने नेचर पढ़ लिया, आर्ट साइंस प्रोफेशन। मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक और अंडरस्टैंडिंग और सबसे ज्यादा आने वाला टॉपिक इस चैप्टर में, दिस इज कॉल्ड द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सारे मैनेजर एक ही लेवल के नहीं होते, कुछ टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, मालिक, फिर कुछ मिडिल वाले डिपार्टमेंट हेड्स, कुछ लोअर लेवल को ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल हम लोग कहते हैं। तो जो सुपरवाइजर्स होते हैं ना किसी भी कंपनी के सुपरवाइजर, वो सुपरवाइजर लोअर लेवल के अंदर आते हैं। और ये मैनेजरियल लेवल है, इसके नीचे भी एक लेवल होता है, दैट इज कॉल्ड वर्कर्स। अब ये वर्कर्स है, ये मैनेजमेंट नहीं है, दे आर कॉल्ड वर्कर्स, एम्प्लॉइज, लेकिन ये मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट के 3 लेवल है। टॉप लेवल, बेसिकली टॉप लेवल कौन होगा, ये ध्यान रखना, कीवर्ड्स है। टॉप लेवल मैनेजर्स वो हैं जो पूरे कंट्रोल करते हैं कंपनी को, जो ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर पे, ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, कंपनी की इमेज अच्छी बनाते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं प्लानिंग पे, पॉलिसी मेकिंग पे, और हर एक चीज को अरेंज करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स। मिडिल लेवल मैनेजर्स किसको कहते हैं, डिपार्टमेंट हेड, यूनिट हेड, डिवीजन हेड, ब्रांच हेड, जो रिक्रूटमेंट का काम करे, किसी रीजन का हेड, वो मिडिल लेवल। लोअर लेवल को बोलते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर। लोअर लेवल को सुपरवाइजरी या ऑपरेशन लेवल कहते हैं, ध्यान रखना, सुपरवाइजरी लेवल, ठीक है, या ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल। और ये एक्चुअल वर्कफोर्स से कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ये, फिर इनके ऊपर ये, इनके ऊपर ये। तो लोअर लेवल वो है जो क्लास एक्चुअली वर्कर से ना जुड़े हुए होते हैं, वर्कर के साथ इनका अच्छा बॉन्डिंग रहता है। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन टॉप लेवल पे आते हैं, कौन कौन मिडिल पे आते हैं, कौन कौन लोअर लेवल में आते हैं, और इनके काम क्या है, क्या काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन बोलेगा कि आपके दोस्त के पापा किसी कंपनी में एक वाइस प्रेसिडेंट है, तो आप बताओ एज ए वाइस प्रेसिडेंट वो कंपनी में क्या क्या काम करते होंगे। तो जिस बच्चों को पता ही नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट किसके अंदर आता है, किस लेवल के अंदर आता है, तो गलत कर बैठेगा। तो ये क्लास एक पैरामिड है, सबसे कम लोग रहते हैं टॉप लेवल के अंदर, उससे ज्यादा लोग मिडिल, उससे ज्यादा लोअर। तो जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना बिजनेस स्टडीज में, पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, डिसीजन लेने का पावर, क्या आपके पास राइट्स है इस चीज को डिसीजन लेने का पावर। और अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, आंसरेबल। अकाउंटेबिलिटी, नीचे वाला ऊपर वाले को जवाब देगा, आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। अकाउंटेबिलिटी का मतलब लिखो, आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। अगर टास्क पूरा नहीं हुआ तो जवाबदेही किसकी होगी, ये काम नहीं हो तो कौन आंसर देगा, किसकी नौकरी खतरे में पड़ेगी, वो अकाउंटेबिलिटी। और अथॉरिटी मतलब पावर। तो अथॉरिटी ऊपर से नीचे आता है, पावर ऊपर से नीचे मिलता है, जवाबदेही जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ होती है। अथॉरिटी के अंदर क्या क्या आता है, सॉरी, टॉप लेवल मैनेजर्स में कौन कौन से आते हैं, कंपनीज के बीओडीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये सब के सब जो है वो टॉप लेवल मैनेजर्स है। अब आपके मन में आ रहा होगा सपना कि सर हम टॉप लेवल मैनेजर्स कैसे बनेंगे, तो यार इनके लिए कोई डायरेक्ट पोस्ट नहीं होती कि आप टॉप लेवल मैनेजर बन गए। इनके लिए हमेशा क्लास जो कंपनी में मिलेंगे वो ज्यादातर लोग जो है काफी एजड मिलेंगे, इन जनरल वो एजड मिलेंगे, क्योंकि दे हैव टू गेन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, उनको बहुत एक्सपीरियंस मिले। यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेने के बाद आप यहाँ पहुंचोगे, ठीक है। बट हाँ, इनकी सैलरी करोड़ों में होती, काफी अच्छी सैलरी इनकी होती है। अच्छा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, लाइक परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिवीजन हेड, डिपार्टमेंट हेड, दे आर कॉल्ड मिडिल लेवल मैनेजर। लोअर लेवल फर्स्ट लाइन मैनेजर, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क। खाली सुपरिटेंडेंट देखो लोअर है, प्लांट सुपरिटेंडेंट जो है वो मिडिल है। इसका मतलब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, एसेट्रा, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, ये सब लोअर लेवल मैनेजर्स। इनके नीचे फिर आते हैं वर्कर्स।
तो इनके फंक्शंस की बात करें तो कुछ फंक्शन तो ऐसे भी कॉमन सेंस लगा लो। वर्कर का ध्यान ये रखते हैं, वर्कर की शिकायतों को ऊपर लेके जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, मिडिल लेवल की प्रॉब्लम्स को ऊपर लेके जाते हैं। टॉप लेवल सारी चीजों को अरेंज करेगा, मालिक है, इमेज कंपनी की देखेगा और इनके ऊपर नजर रखेगा, और साथ में क्लास इनसे इनके ऊपर नजर रखेगा। और मिडिल लेवल वाले इनकी पॉलिसीज को नीचे लेके जाएंगे, नीचे वाले की शिकायतों को ऊपर लेके जाएंगे। तो लिंकिंग पिन की तरह है। तो किसका क्या फंक्शन है वो ऐसे ही आप भी समझ सकते हो, पहचानना है बस आपको ये किस लेवल का है। और इनका काम रिक्रूट करना भी होता है, वर्करों को भर्ती करना काम होता है इनका। लेकिन जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं ना, ये वर्कर की ये मिडिल लेवल की मदद करते हैं रिक्रूटमेंट में। क्यों? ये वर्कर से डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, तो वर्कर के बारे में इनको ज्यादा पता होता है, तो ये इनकी हेल्प करते हैं किसका प्रमोशन करना है, किसका नहीं करना। चलो अभी हम चलते हैं, तीनों के फंक्शंस देखते हैं कि टॉप लेवल मैनेजर्स के फंक्शन क्या क्या है, मिडिल लेवल मैनेजर के फंक्शन क्या क्या, और लोअर लेवल मैनेजर के फंक्शन क्या क्या है। तो टॉप लेवल की बात करें, ये कंपनी के गोल को डिसाइड करता है। अच्छा, कंपनी का गोल क्या होगा ये कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल मैनेजर। टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान और पॉलिसीज को बनाते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट सारे रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं, फाइनेंस, फिक्स एसेट्स, रॉ मटेरियल, एवरीथिंग। टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए कौन सा लेवल जिम्मेदार होता है? टॉप लेवल। टॉप लेवल मैनेजर कनेक्ट करता है सरकार से, सरकार के साथ और आउटसाइड द वर्ल्ड के साथ कनेक्शन होता है इनका। टॉप लेवल मैनेजमेंट सारी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करता है। जो वर्कर जो मिडिल लेवल में काम करते हैं, ये क्या काम करेंगे इसको डिसाइड करता है टॉप लेवल मैनेजर। टॉप लेवल मैनेजर ज्यादा फोकस करते हैं प्लानिंग के ऊपर। ये लोग ना प्लानिंग वाला काम ज्यादा करते हैं, दिमाग वाला काम ज्यादा करते हैं, एग्जीक्यूशन पार्ट कम करते हैं ये लोग। मिडिल लेवल क्या करता है? मिडिल लेवल ट्रांसफर करता है प्लान पॉलिसी को जो टॉप लेवल ने बनाया है लोअर लेवल के लिए, है ना, ऊपर से नीचे ट्रांसफर करेगा। मिडिल लेवल मैनेज करता है रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना ताकि अपनी बेस्ट एबिलिटी से एम्प्लॉय परफॉर्म करे। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑपरेट करता है विद द वर्कर्स, विद द अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी स्मूथली चल सके उसके लिए मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है कोऑपरेट करता है। ओके, तो ये हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये हो गया आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस। अब आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल या फर्स्ट लाइन मैनेजर या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस। तो सबसे पहला, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम और ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। देखो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, ग्रीवियंसेस का मतलब शिकायत, वर्कर की शिकायतों को ऊपर लेके जाते हैं। ये ध्यान रखते हैं कि वर्कर जहां काम कर रहे हैं ना वो हेल्दी वर्किंग कंडीशन हो। दूसरी चीज, ये हेल्प करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में, यानी कि जो लोअर लेवल मैनेजर्स है ये हेल्प करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स की रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ एम्प्लॉय के मोराल को बूस्ट करते हैं। इवन लोअर लेवल मैनेजमेंट इंटरेक्ट करते हैं एक्चुअल वर्कफोर्स से और पास करते हैं इंस्ट्रक्शन टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो ऊपर से इंस्ट्रक्शन को नीचे भेजना, नीचे वालों की शिकायतों को ऊपर भेजना, और वर्कर के लिए हेल्दी वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करना और मिडिल लेवल वालों की मदद करना रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना, ये फंक्शन है किसके? लोअर लेवल मैनेजमेंट के। ओके, नेक्स्ट, देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग करना, गोल सेट करना। वैसे ये सब ना बहुत आसान है क्योंकि अगले चैप्टर ही है, तो ये चैप्टर्स है प्लानिंग और स्टाफिंग डायरेक्टिंग। ये क्या हो गया, यहाँ कंट्रोलिंग आएगा, राइट? इसको ठीक करो, यहाँ पे मिस्टेक से आ गया है। ये क्या आएगा आपका? कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये 5 फंक्शंस है, और जो मैनेजर्स है ना वो ये पांचों फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अलग अलग मैनेजर अलग। प्लानिंग में गोल डिसाइड करना कि हमारा टारगेट क्या है और उस टारगेट को कैसे अचीव करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग में हर एक चीज अरेंज करना, रिसोर्सेज, मैन, मटेरियल, सब कुछ ऑर्गेनाइज। जैसे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो ना, आपका स्कूल का इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, फिर उस काम को कौन कौन करेगा? स्टाफिंग, कि भाई किस किस को भर्ती करेंगे, उनकी ट्रेनिंग कैसे कैसे देंगे, ये सब चीज स्टाफिंग हो गया, कहां कहां से भर्ती करेंगे। फिर डायरेक्टिंग, दिशा देना, जो वर्कर्स हमारे साथ आ गए ना उनको गाइड करना, उनको ट्रेनिंग, उनको मोटिवेट करना, उनके बीच में कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना, लीडरशिप क्रिएट करना, डायरेक्ट करना, दिशा देना, तभी तो काम करेंगे वो। और फिर लास्ट में आता कंट्रोलिंग। एक्चुअली में जो सोचा था पहले प्लान वो हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो अच्छी बात है, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ उसको फिर ठीक करेंगे ताकि आगे वो चीज रिपीट ना हो। दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। चेक करना एक्चुअली में जो सोचा था प्लान में क्या वो परफॉर्म हुआ, नहीं तो क्यों नहीं हुआ, ठीक करो उसको ताकि आगे से वो हो। दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का डिफरेंस, तो मैंने कहा था इफेक्टिवनेस में टी पहले आ गया, टी फॉर टाइम, कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। अगर कोई इंसान टाइम पे काम पूरा करके दे रहा है, भले ही वो महंगा लग रहा है, डबल शिफ्ट में काम करा रहा है, एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं, वो टाइम पे काम पूरा कर रहा है, टाइम, इसका मतलब इफेक्टिवनेस।
अगर कोई इंसान लो कॉस्ट में काम पूरा कर रहा है, भले वो डिले कर रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं क्या बोलूंगा, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब लो कॉस्ट, इफेक्टिवनेस मतलब टाइम पे काम पूरा करना। ओरिएंटेशन जो टाइम ओरिएंटेड है, यहाँ टाइम की बात की जाती है, जबकि यहाँ पे ये कॉस्ट ओरिएंटेड है, यहाँ कॉस्ट की बात की जाती है। अगला ऑब्जेक्टिव, ये होता है एंड रिजल्ट को अचीव करना। बस जो ऑब्जेक्टिव है टाइम पे काम पूरा करना, काम पूरा हो गया। ये बात करता है कॉस्ट कैसे कम से कम करना, भले देरी हो जाए, कॉस्ट कम से कम करना। ये क्या, डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना, और ये कहता है सही तरीके से करना, राइट वे में करना, तो ये कॉस्ट कम आए। तो कैसा होना चाहिए मैनेजर को, इफेक्टिवनेस, क्या टाइम पे काम पूरा करके दे दे, या लो कॉस्ट में पूरा करके दे। तो इन दोनों में से दोनों का बैलेंस होना चाहिए। एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए और एफिशिएंसी भी होना चाहिए। ये नहीं कि टाइम पे काम पूरा करके दे, कॉस्ट महंगा हो जाए, ये नहीं कि कॉस्ट कम करे, डिले करे डिलीवरी में, दोनों चीज जरूरी है, कॉस्ट और टाइम, तो इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है किसी भी मैनेजर का। डन। चलो आज के लिए इतना ही। एक टॉपिक रह गया इसमें, कोऑर्डिनेशन, अगली क्लास में खत्म करेंगे। तो मैंने से 3 पार्ट में खत्म कर देना है पूरा चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सीखने को मिलेगा। आप भी कसम खा लो, इस पूरे चैप्टर को किसी भी कीमत पे अच्छे से नेक्स्ट वीक के एंड तक याद कर लो अच्छे से। फिर मैं इसके एमसीक्यू भी कराऊंगा, वन शॉट भी कराऊंगा, टेस्ट भी लूंगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।